Hey guys, this is Vineet Pandey and आज का टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में we will be going for Wordsworth and Coleridge. Primarily, normally when people study, they focus on the classical criticism. Plato, Aristotle, Horace, then they go for Longinus, then they go for Philip Sidney, Ben Jonson, John Dryden, Alexander Pope, Samuel Johnson, Matthew Arnold, and T.S. Eliot. But there is a different side which is totally just opposite of क्लासिकल्स. क्लासिकल्स रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते थे, बोलते थे पैटर्न फॉलो करो. कुछ राइटर्स ऐसे थे जो कहते थे पैटर्न नहीं, दिल की सुनो. इन राइटर्स को मोस्टली इग्नोर किया जाता है. तो आज हमारा जो टॉपिक है, आई विल बी टीचिंग यू वर्ड्सवर्थ, हिज थ्योरी ऑफ पोइट्री, हिज आइडियाज, कॉलरिज. मेरी पूरी कोशिश होगी कि चाहे वीडियो लंबी हो जाए बट वर्ड्सवर्थ कॉलेज के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हम फैंसी, इमेजिनेशन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग थ्योरी क्या है, पोइट्री क्या है, 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इन सब पे हम काम करेंगे. नाउ दोज हू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हैं, डीएसएसबी के हैं, सीयूईटी के हैं, सो दिस इज मी. आपका अपने टीचर का जानने का हक है, आपको जानना चाहिए. साथ में पिछले संडे, लास्ट संडे वी हैड अ ग्रेट क्विज, महामुकाबला. ये आपको मौका देता है रियलिटी जानने का कि क्या आप 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं. तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी की भी कोचिंग में हो, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है, संडे को ज्वाइन कीजिए महामुकाबला, द बिगेस्ट क्विज ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया. लास्ट संडे 600 स्टूडेंट्स लाइव बैठ के आंसर कर रहे थे. तो क्यों ना इस बार फिर लाइव आया जाए और दिमाग लगाया जाए कि कौन देता है फास्टेस्ट आंसर, कौन बनेगा करोड़पति में. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 3 सेकंड में आंसर आता है. मेरे यहां पे स्टूडेंट्स आपको 1-1 सेकंड में आंसर देंगे. कितनी बार ऐसा होगा, मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा, आंसर आ जाएगा, अपनी आंखों से देखेगा. तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, मिलते हैं संडे को महामुकाबला 8 बजे. टिल एग्जाम चलता रहेगा, एग्जाम तक महामुकाबला हम करते रहेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता हो आपने क्या पढ़ा है, आपको अपनी वास्तविकता का पता चले और सुधार करें, सो दैट यू डू मच बेटर इन एग्जाम. सो वंस अगेन आई इनवाइट यू टू जॉइन माय क्लासेस वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज. चलो लेट्स टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. सो हियर वी हैव मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, द फादर ऑफ रोमांटिक एज. एक चीज और याद रखना कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को हम फादर ऑफ रोमांटिक एज बोल रहे हैं, so there are many people, many critics, they say that no, Wordsworth is not the father of romantic age. Somebody says it's William Blake. कोई विलियम ब्लेक को बोलेगा, कोई कीट्स को बोलेगा. So we have to understand certain things. थोड़ा सा आपको पेन पेपर लेके बैठना चाहिए यहाँ पे. So William Wordsworth, born 1770, died 1850, was a poet laureate. 1843, after the death of Southey, he became poet laureate. Southey के बाद Tennyson became, Wordsworth became, and then Tennyson became. So one of the tough questions that is asked is, Southey was a poet laureate. After Robert Southey, William Wordsworth, so let's write him Wordsworth as, Wordsworth बन जाएगा poet laureate. And when Wordsworth will die in 1850, Lord Tennyson will become poet laureate. Lord Tennyson, वो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के पास कि आप बन जाओ. रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलेगा नहीं, मेरी वाइफ को बनाओ, शी इज मच बेटर. कंसीडर करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ को, लेकिन मेजॉरिटी वोटिंग जो है वो नहीं जाएगी उनके पास, एंड टेनिसन विल बिकम द नेक्स्ट पोएट लॉरिएट. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, दैट वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड एज अ पोएट लॉरिएट टू होम, रॉबर्ट साउदे. देन हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट, लॉर्ड टेनिसन. प्लस माय डियर फ्रेंड्स, आई नो क्रिटिसिज्म का वेट कर रहे हो, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में. फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएटशिप एक्सेप्ट कर ली, किसने कहा वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर? हु सेड वर्ड्सवर्थ इज अ लॉस्ट लीडर? इट इज अ पोइट्री, ये पोइट्री है which addresses William Wordsworth as a lost leader. For a ribbon to stick his coat, for the handful of silver he left us, our lost leader. एक रिबन लगेगा उसके कोट पे, एक बैज लगेगा, कुछ पैसे मिलेंगे और सिर्फ कुछ पैसों के लिए वो हमें छोड़ के चला गया अकेला, हमारा लॉस्ट लीडर. द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज रिटन दिस पोइट्री. अगर आपको नहीं पता था और ये आज आपको पता चला है कि क्यों कहा था, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड गो फॉर द बेल आइकन सो दैट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे. बेल आइकन इसलिए दबाना क्योंकि सबसे पहले वीडियो मिले आपको. नाउ सी दिस थिंग,
वी हैव गॉट द आइडिया क्लियर. एक छोटा सा आइडिया मैं और क्लियर कर दूं, बिकॉज वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक, व्हेन वी गो फॉर हिम वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज वैल्यू एज अ रोमांटिक क्रिटिक. पहले वो देख तो लें कि रोमांटिसिज्म में था कौन, वैल्यू क्या है उसकी. सी वर्ड्सवर्थ एज अ बॉय, या हम चलो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, आगे चलते हैं. देखो, वर्ड्सवर्थ एज अ बॉय वाज वेरी मच इंस्पायर्ड एंड रिलेटेड टू French Revolution. So in most of his poetry there is a reference of French Revolution. Now point to be noted, ध्यान रखना, जब भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो बोलेंगे रोमांटिसिज्म वाज हेवीली इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन देयर इज अ रोमांटिक राइटर, ही वाज नॉट रिलेटेड, कंसर्न, कनेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो यहां पे ये एक्सेप्शन भी याद रखना. एक्सेप्शनल केस था जॉन कीट्स का. जॉन कीट्स वाज नॉट directly, indirectly influenced with French Revolution, and for this thing P.B. Shelley said that Keats does not have revolutionary fervor. And the same thing, इसी चीज के लिए ये भी कहा जाता है कि Keats is the true romantic poet. तो अगर ये पेपर में आ जाए कि किसे ट्रू रोमांटिक पोइट कहा जाता है, तो उसे आपको जॉन कीट्स आंसर करना है. पीबी शैली मोस्ट रिवोल्यूशनरी पोइट माना जाता है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा. पीबी शैली इज कॉल्ड मोस्ट रिवोल्यूशनरी पोइट. Find out the writer who was not affected by French Revolution, or in his poetries we do not find the references of French Revolution. John Keats, and then this man Wordsworth. So Wordsworth was so much connected, so much inspired from French Revolution. There is a famous line, Tintin Abbey में एक बहुत प्यारी सी लाइन आती है, Bliss was it in that dawn to be alive, in that dawn to be alive, and to be young was very heaven, was very heaven. Bliss was it in the dawn to be alive, to be young was very heaven. Now the message is, and plus it is also a question of net exam, the question was, what do you mean by that dawn? Question था कौन सा dawn? Dawn, early morning scene. This one, that dawn is used for French Revolution. So bliss was it in that dawn to be alive, to be young was very, very heaven, is a famous line by Wordsworth that talks about French Revolution. Wordsworth was inspired from these things. Now what happens? How it is all connected to literary criticism? Wordsworth, after the inspirations and other things taken from French Revolution, when he returned to England, there he came in contact with I think this is better. Here the white screen will be more clear. In contact with Coleridge. They became friends. By 1795 they decided that let's block out the neoclassical artificialities. हम ब्लॉक करेंगे नियोक्लासिकल आर्टिफिशियलिटीज को. नाउ देखो, क्लास लंबी होगी नो डाउट, लेकिन लाइफ टाइम कहीं से वर्ड्सवर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नियोक्लासिकल आर्टिफिशियल लिटरेचर, आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर इतना कॉन्सेप्ट बता देते हो आप, एक ही लेक्चर में बहुत कुछ मिल जाता है, तो वैसा ही कुछ आज भी होने वाला है. नियोक्लासिकल आर्टिफिशियल लिटरेचर. नाउ व्हाई नियोक्लासिकल लिटरेचर इज आर्टिफिशियल लिटरेचर? Those who have attended my classes, you remember I taught you that restoration literature was the vulgar literature. Vulgarity was spreaded. Even the Earl of Rochester in restoration age was writing about homosexuality. So बड़ी प्रतिष्ठा वाली पोस्ट है अर्ल ऑफ रोचेस्टर, उसमें वो मैन टू मैन गे रिलेशंस, होमोसेक्सुअलिटी पे किताब लिख रहे हैं. देन वी नो द हॉर्नर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट होना, नपुंसक होने की एक्टिंग करता था ताकि वो महिलाओं के बीच में रह सके. द कैरेक्टर हॉर्नर फ्रॉम कंट्री वाइफ. देन द चाइना सीन, डबल मीनिंग कन्वर्सेशंस, डबल एंटेंद्रे. So restoration literature became vulgar literature. French tendencies came, French concepts came, and the literature was vulgar. शेक्सपियर की कंट्री, मिल्टन की कंट्री, जॉन डन की कंट्री, फ्रांसिस बेकन की कंट्री, एडमंड स्पेंसर. So the country where the literature came from Chaucer, Edmund Spenser, Shakespeare, Bacon, John Donne, they were writing about these kind of concepts. So the neoclassical writers by the age of 1702 to 1744, the timing of neoclassical is 1702 to 1744, they decided that we will block the vulgarity,
वी विल री इंट्रोड्यूस गुड लिटरेचर। हमने इस अश्लीलता को हटाना है, हमने अच्छा लिटरेचर लेके आना है। बट अच्छा लिटरेचर क्या था? अकॉर्डिंग टू दीज पीपल द गुड लिटरेचर वॉज द ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर। इनके लिए था कि अच्छा लिटरेचर मतलब ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक क्लासिकल्स, इसको रोमन भी कर देते हैं साथ में। हम क्यों बेचारे हॉरेस और ओविड को छोड़ें, वो भी था। सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड माय क्लासेस, वी कॉल इट ऑगस्टन एज। मैंने आपको पढ़ाया था कि नियो क्लासिकल्स को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, तो दे डिड इट। बट दोस्तों, कॉपी करना और अपना नॉलेज लाना दो अलग चीज है। किसी के लेक्चर्स देख के आप दोबारा कॉपी करके पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर क्रॉस क्वेश्चन आ गया और आपको आता ही नहीं तो आप फंस जाओगे। हुआ यही सेम चीज हुई यहां पे। क्या हुआ? इन्होंने क्या करा? कॉपी तो करा, क्लासिकल्स को कॉपी करा, दे जस्ट कॉपीड क्लासिकल राइटर्स। जैसे कि दोज हु हैव टेकन माय क्लासेस, याद है मैंने क्या पढ़ाया था? क्योंकि ये लेक्चर जो है बच्चे भी देखेंगे, हमारे रजिस्टर्ड बच्चे। पोप ने क्या कहा था? व्हाट डिड पोप से? टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम। रिमेंबर द फंडामेंटल रूल ऑफ क्रिटिसिज्म बाय Alexander Pope. To copy nature is to copy them. Be Homer's work, your study and delight. Read them by day, meditate by night. इन्होंने कहा कॉपी करो, ब्लाइंड कॉपी करो, मग अप करो एज इट इज। ब्लाइंड कॉपी मेड इट आर्टिफिशियल, बिकॉज कॉपी कैन नेवर बी रियल, राइट? प्लेटो, रिमेंबर प्लेटो? Aristotle, Plato's idea of imitation, mimesis. Copy is just a copy. So when they did copy, it became artificial literature of clubs, city houses, coffee houses, smoke houses, इस तरह का लिटरेचर हो गया। तो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज, they decided that they will block out the neoclassical styles. उन्होंने बोला बहुत हो गया, अब हम बंद करेंगे नियोक्लासिकल्स को, नियोक्लासिकल लिटरेचर को ब्लॉक करेंगे। लेक्चर लंबा होगा क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। हो सकता है, मुझे भी लगता है शायद 1 घंटे के ऊपर चला जाए क्लास, बट नॉलेज मिलेगा। तो इसे इसलिए मत देखना कि एंटरटेनमेंट है, क्लास है, ये हम टीचर्स हैं। एंटरटेनमेंट वाले होते तो मैं भी 50-60 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा होता। हम पढ़ाने वाले हैं। पढ़ने पढ़ाने की वैल्यू हर किसी को नहीं पता होती है, और इंडिया अभी भी बहुत सारे वी आर फाइटिंग इलिटरेसी, बट दोज हु अंडरस्टैंड द वैल्यू, मेक श्योर यू लर्न एंड जस्ट गेट इट। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ना है दोस्तों। इसलिए पढ़ना क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन घुमा फिरा के आए ना, तो आंसर कर सको। यू विल बी श्योर दैट आपका टीचर रट के नहीं पढ़ा रहा है। आप देखोगे यार विनीत सर कहां से रेफरेंस जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चंस में जब आएगा ना टफ क्वेश्चन, आप आंसर करोगे। रट के पढ़ोगे, कुछ और आ गया, थ्री इडियट चतुर, हिज फेमस स्पीच, नो ब्लाइंड मार्किंग, जस्ट लाइक नियोक्लासिकल, नो ब्लाइंड मार्किंग, अंडरस्टैंडिंग। सो दे सेड लेट्स ब्लॉक आउट नियोक्लासिकल प्रैक्टिसेस। अब यहां पे एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, थॉमस कार्लाइल। There is a famous statement by him, though he is a Victorian writer. Thomas Carlyle is a Victorian writer. There is a famous quotation by him. Close thy Byron, open thy Goethe. It's a famous quote. पेपर में आ चुका है. Underline this thing. Some people, they didn't believe in romantics. लोगों को रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिसिज्म सही नहीं लगता था. They believed in this thing that only classicals are good. Classical writers are the real writers and we should follow classicals, are the people who are writing in classical tradition. Only these writers are good writers. So ये भी कहता है, it's a famous quote, close thy Byron, open thy Goethe. So remember this point. So this was the mindset everywhere. ये हर जगह mindset था that classicals are better and romantics are not. So when Wordsworth and Coleridge came with lyrical ballads, now we are going to start criticism. Lyrical ballads, 1798. So it was a joint venture of Wordsworth and Coleridge. They both decided that we will do something. They wrote lyrical ballads. Lyrical ballads has 23 poems. Fact purposes, you have to remember this. आपको याद करना है. 23 poems में 4 by Coleridge, 4 पोइट्री कॉलेज की है, 19 by Wordsworth. So please remember ये पेपर में क्वेश्चंस में आ चुका है. UGC नेट sometimes questions stupid things.
देखो टेक्निकली इंपॉर्टेंट ये है कि पोइट्री समझ में आती है कि नहीं आती है, ये थोड़ी याद करना पहले किसने लिखा है लास्ट किसने लिखा है। पर हमारा एजुकेशन जो सिस्टम आपको भी पता है, यू नो अवर एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स जो हमारे बेचारे मजबूर हैं बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम प्रमोट्स मगिंग अप। अब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट मग अप, अब रट्टा मारो। कितनी पोएम है, हाउ मेनी पोएम्स 23, हाउ मेनी बाय कॉलरेज 4, हाउ मेनी बाय वर्ड्सवर्थ 19। The first poetry of this collection, it is a question of net exam, ये आ चुका है तो करना ही पड़ेगा। पहला first poetry by Coleridge, Rhyme of Ancient Mariner. I have uploaded a YouTube video from Thailand. मैंने Rhyme of Ancient Mariner की पूरी कहानी पढ़ाई है थाईलैंड से, 4-5 दिन पहले अपलोड किया। वॉच दैट, नेचर भी दिखेगा, कहानी भी दिख जाएगी, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट में थाईलैंड घूमोगे, प्लस वीडियो के साथ नॉलेज मिलेगा। वॉच दैट। सो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फर्स्ट पोइट्री। नाइन्थ वर्ड्सवर्थ की लास्ट पोइट्री ऑफ द कलेक्शन इज टिंटन एबी, जहां से लाइन ली थी। सो नाउ लेट्स गेट बैक। नाउ व्हेन दे रोट दिस फेमस वर्क, एक क्वेश्चन आता है, एनी ऑफ यू कैन थिंक दैट हाउ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दे न्यू व्हाट शुड दे राइट। इनको कैसे पता कि हमें क्या लिखना चाहिए, और यही जो है वो नियो क्लासिकल्स को ब्लॉक करेगा। बिकॉज दिस इज कंफर्म दैट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज मेड अ प्लान टू राइट। उनका प्लान था हम लिखेंगे टू ब्लॉक दी नियो क्लासिकल आर्टिफिशियलिटीज। बट द पॉइंट अगेन इज दैट हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता था कि हम ऐसे 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 लिखेंगे तो ये चीजें चल जाएंगी और बाकी चीजें नहीं चलेंगी। बिकॉज देयर आर नो रोमांटिक राइटर्स बिफोर देम इन इंग्लैंड, with one exception, William Blake is a minor writer, not big writer in front of them. इनके सामने छोटा राइटर है। इन्हें कैसे पता कि हम क्या लिखेंगे, कैसे इनको कंफर्मेशन था that we will write 23 poetries, it will be a magna carta of romanticism. Yes my dear students, lyrical ballads को बोला जाता है magna carta of romanticism। lyrical ballads को magna carta of romanticism बोला जाता है, नोट कर लो। So the answer is France, Germany. In France and Germany, the romantic tradition of writing, romantic literature, it already started. Yes, पढ़ा है मैंने, चेक करो जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं हमसे। German philosophy of Sturm and Drang, philosophy, German literature. France, विक्टर ह्यूगो, रिमेंबर आपको लेस मिजरेबल्स पढ़ाया है। These people were already dealing with romanticism, so it was a new change that already started. So it was in France, it was in Germany. Coleridge himself was seriously inspired from German philosophy. Coleridge की एसोसिएशन साइकोलॉजी इमैनुअल कांट से ली गई है। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट करो, शाबाश, क्योंकि हमें नेट टॉप करना है। रिमेंबर द लास्ट नेट इंडिया टॉपर सुकीर्ति ऑफलाइन बैच से है। सी association psychology, a concept which has been used by S.T. Coleridge, was actually given by a German philosopher, Immanuel Kant. What is this? क्या होता है ये? Well, I can make a separate video, पूरा अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन इसी वीडियो के एंड में पढ़ा दूंगा, जुड़े रहो। इसी वीडियो के एंड में करेंगे इसको। वी विल कंप्लीट दिस थिंग नाउ। सो गेटिंग बैक, वी हैव गॉट द आइडिया। इनको पता था कि फ्रांस जर्मनी में चीजें चल रही हैं, कामयाब होंगी। सो व्हेन दे रोट लिरिकल बैलेड्स, इट गॉट पब्लिश्ड बाय 1798। अब हुआ ये, बाय दैट टाइम देयर वर सम मैगजीन्स, दे सीवियरली क्रिटिसाइज्ड this work. They started attacking that what is this work, what is this theory, how stupid, ऐसे ही लिख दिया है कुछ भी मुंह उठा के, ऐसे कैसे कोई लिख सकता है, ये क्या है, कोई भी पोइट बन रहा है। मतलब इंडिया में we in Indians, like you know Indians, we have talent, we are writers, we are born writers. You don't believe me? You don't believe me? Check the toilets of the train. ट्रेन की टॉयलेट में शायरी लिखी मिल जाएगी, बस के कोने में लिखा हुआ मिल जाएगा,
गो टू द मॉन्यूमेंट्स, बबली, बंटी, चंपा, चमेली। इंडियंस में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे राइटर्स हैं, कब्र पे भी लिख के आ जाएंगे किसी के। देखा है ना? ये तो भगवान भला करे कि कुछ मॉन्यूमेंट्स हमारी सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे फौजी जवान, पुलिस जो है, सीआईएसएफ है, प्रोटेक्ट ना करे ना, तो इंडियंस तो ऐसे हो चांद पे जाएंगे ना, वहां भी लिखाएंगे चंदा तुम्हारी याद में मैं चांद पे। यस, सो व्हेन लिरिकल बैलेड्स वाज देयर, people attacked. Who attacked? The neoclassical mindset writers. They attacked that. What kind of poetry is this? You have not followed the classical idea of poetry. Classical idea कहाँ है? तुम कैसे पोइट्री लिख रहे हो? ये क्या थर्ड क्लास पोइट्री लिखी है तुमने? हैं? सोचो, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, उसे नाइटिंगेल का गाना अच्छा लग रहा है, तो वो लिख रहा है माई हार्ट एक्स। एक आदमी को एक डब्बा दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। एक आदमी को एक लड़की दिख रही है फसल काटते हुए, सॉलिटरी रीपर, वो कह रहा है यार गाना तो अच्छा गा रही है, पता नहीं सुनूं ना सुनूं। ये कोई पोइट्री है? कोई फिलॉसफी नहीं, कोई मैसेज नहीं, लाइफ को, समाज को कुछ बता नहीं रहे हो, खाली इमेजिनेशन इमेजिनेशन इमेजिनेशन। एक कह रहा है कि स्काईलार्क गाना गा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वर्ड्सवर्थ lyrical ballads got severely attacked by the neoclassical mindset people. This made Wordsworth bounce back with his famous work Preface to Lyrical Ballads. जी हाँ दोस्तों, फिर वर्ड्सवर्थ ने दिया जवाब, Preface to Lyrical Ballads. Now please remember the point. यहां पे पॉइंट आपको थोड़ा सा याद करना है. Normally, what is preface? Preface is intro. Introduction, introductory part, preface, epilogues, these kind of things. हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं. Preface to lyrical ballads में अब एक चीज देखो आप. Normally prefaces are written earlier. You know, prologue, epilogue, प्रस्तावना, preface, these things are written earlier. They are the first part, then the books come. Here the book came first, preface came later. Now, there are various publications of preface: 1802, 1805, 1807, 1811, 1815. Multiple editions of Wordsworth's preface. बहुत सारे edition है, but you don't have to worry. These two are actually counted good. ये main prefaces हैं. These are actually main reply. First he said that okay, we are writing something different, but then he started here proving that how romantic writings are better than other writings. These two prefaces are more important. Now let's go for Wordsworth's defense. अब चलते हैं proper criticism के lecture पे, क्योंकि जिन बच्चों ने first time देखा उनका base तैयार हो जाएगा. Even if you're for TGT, PGT, even if you're for CUET, PG, the explanation is easy. It's grounded. So this is my style. Simple language, high concepts. तो आपको समझ में आएगा. Don't worry. मुझे बच्चे भी कहते हैं कि सर आप इतना इजी बना देते हो कि लगता ही नहीं कि टफ है. दैट्स माई जॉब, दैट्स माई ड्यूटी, दैट्स व्हाट आइंस्टाइन सेड, इफ यू हैव नॉलेज यू विल फाइंड आउट द इजीएस्ट वे टू एक्सप्रेस इट. नाउ वर्ड्सवर्थ केम विद हिज डेफिनेशन ऑफ पोइट्री. अब वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले अपनी डेफिनेशन दी. सो वी नो, राइट इट, आप लिखो, पोइट्री इज, एक अच्छा सा वर्ड है, स्पॉन्टेनियस overflow of powerful emotions and then दो words आएंगे, recollected in tranquility. Poetry is spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. ये बीच में जो थोड़ी बहुत स्क्रीन ब्लर हो रही है ना, मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली बॉडी थोड़ी मूव हो रही है ना. अब एक नॉर्मली क्या होता है, यूट्यूबर ऐसे खड़े रहते हैं कर्टन पे, हिलते नहीं है, तो कैमरा इज फोकस्ड. हियर आई एम मूविंग, टीचिंग, समटाइम्स माय हैंड इज लाइक दिस, देन आई डू दिस, तो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं. सो डोंट माइंड दैट, इग्नोर दैट. नाउ कम बैक. पोइट्री इज spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. Now the most important thing is, first thing, spontaneous overflow, dhara pravah, sahaj pravah, uncontrolled. When
you open the tap of the water. नल का आपने खुला छोड़ दिया है. There is a bucket. So bucket is filled with water. What happens once the bucket is full? Water is still going on, flowing. The tap is still open. It starts overflowing. So when it overflows, what is the direction? What is the pattern? You will say, sir, it just flows. Yeah, just like that. The bucket is your heart. The water that's flowing away is your emotion. दिल इतना भर जाए भावनाओं से that there is overflow. Spontaneous overflow. ये कहता है uncontrolled overflow. Just let it go. Let it, if you're crying, just cry. That's poetry. Powerful emotions, not ordinary emotions, okay? Powerful emotions. ऐसा नहीं होना चाहिए that's okay, you bought a good chocolate and then your brother, your friend, your sister snatched the chocolate, so your heart got filled with extreme emotion. No, powerful emotions, not basic emotions. अब आता है important part. Recollected in tranquility. बच्चे यहाँ फंस जाते हैं. This is the most important part. Recollected in tranquility. See what happens here. Poetry is spontaneous overflow of powerful emotions. So normally people remember this much. They make a mistake. They do not go for the next line. ये next line नहीं पढ़ते हैं. हृदय जब भावनाओं से परिपूर्ण हो तो भावनाओं के सहज प्रवाह को कविता कहते हैं. तो जो हृदय है, कवि का हृदय, the heart of the poet, भावनाओं से परिपूर्ण हो, ओतप्रोत हो, तो भावनाओं के धारा प्रवाह, सहज प्रवाह को कविता कहते हैं. हाँ ठीक है, लेकिन इसका वीकनेस ये है, व्हाट इफ योर हार्ट गेट्स fulfilled emotionally every day? What if you are very emotional? Every day you cry, every day your heart is full of emotions. That cannot be called the poetry, right? Remember my students, sentimental novels, Henry Mackenzie, Man of Feelings, 1771. हीरो हर बात पे रोता था, पढ़ाया है मैंने. Henry Mackenzie, Man of Feeling. Yes, so the point comes, recollected in tranquility. तो आपकी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस जो है वो इमीजिएट इमोशन नहीं है, इमोशंस होंगे प्योर. अच्छा एक बात बताओ, चलो आप जा रहे हो फंक्शन में, you have spent good money in beauty parlor, you are looking beautiful, charming, and then a kid comes with some color, throws the color on your face. तुम्हारे चेहरे पे किसी ने कलर फेंक दिया है. Your dress, your face spoiled. क्या आपका हृदय भावनाओं से परिपूर्ण होगा? Will your heart have the same emotions, extreme emotions, and you will vent out some words? क्या आप बोलोगे? Yeah, boys, you're going for interview, you're wearing a good white shirt, and in 5 minutes you have to enter in the interview board. Somebody comes, throws the tea on you, chai फेंक दिया आपकी, your shirt is gone. Your heart will have extreme emotions and you will speak some words. आप कुछ बोलोगे, I'm sure. कुछ तो बोलोगे आप. क्या बोलोगे? बताओ. According to G.B. Shaw, like the Hindi translation of G.B. Shaw, कुछ अशुद्ध शब्द अथवा शब्दों का समुच्चय जिनके उच्चारण के पश्चात श्रोता के हृदय को आघात और वक्ता के हृदय को शांति पहुंचती है. आप वो वर्ड्स बोलोगे. कौन से वर्ड्स बोलोगे? द बीप 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 बीप. ऑब्वियसली किसी को गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा ना. सो वर्ड्सवर्थ सेज वी नीड नॉट द इमीडिएट इमोशंस. ब्रेकअप हुआ, you are crying, all men are dog. No. Then after some days your heart will be okay. You'll be like, no, just one man was dog. Maybe the others are better, right? Then one day you are frustrated in your life, so you feel like, let's commit suicide. No. Wordsworth says it should not be the immediate emotion. आज गुस्सा आया तो पोइट्री लिख दी, फिर कल प्यार आया तो फिर लव पोइट्री लिख दी. No. Immediate emotion नहीं होगा. It should be some old emotion which is still alive in your mind. The famous example comes from the poetry called Daffodils. बोलता है वो, when oft I'm in my couch, when oft in my couch I lie. ये कल मैंने क्लास में पूरा भी लिखवाया था.
in vacant or pensive mood, in vacant or pensive mood, they flash upon my inward eye, upon my inward eye. कल मैंने बच्चों को बोला भी था कि काश मुझे ये पूरा कोटेशन याद हो जाए. आई बिलीव मैं थोड़ा सही लिख पाऊँ उसको आज. Inward eye, then my heart with pleasure fills, then my heart with pleasure fills and dances with daffodils, and dances with daffodils. लिटरेरी थ्योरी में डैफोडिल्स की ही बैंड बजाऊंगा मैं. When I will teach you in literary theory, मैं डैफोडिल्स की ही बैंड बजाऊंगा. So देखो, once again, what is it saying? Your emotions, pure emotions, but recollected in tranquility. What is tranquility? Peace, comfort, all alone, isolated. Remember John Milton, Paradise Lost? Solitude has a music. Sometimes the solitude is the best music. Sometimes we want to be all alone, right? I also, when I feel bad, I just want to be left alone. Then I handle my emotions. आप में से भी कई ऐसे हैं जो परेशान होते हैं तो बोलते हैं एक बार के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, बस just leave me alone, just leave me alone, right? Now see, you went to some beautiful place, Kashmir, or maybe Kerala. Kerala is again, the God's own country. You went there, some beautiful emotional scene, rain, greenery, that kind of feeling, cold and all, and you are extremely emotional, but you don't have to write the poetry there. Wordsworth says, after 6 months, after 1 year, 2 years, you are alone, you close your eyes, imagine about the good time, and the same emotions are still alive. Same emotions are recollected in tranquility. And now, if those emotions are still filling your heart with pleasure, then you write poetry. Then you say something, it's poetry. So people criticize Wordsworth that just because you are emotional, whatever you write is poetry. No, he says the good emotions and the powerful emotions which are always evergreen, which are sublime. What is sublime? Longinus, the theory of sublimity, transportation theory. जो ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको लेक्चर्स मिले हुए हैं तो दे नो इट. ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे याद है ना, ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, 5 ways of achieving sublimity, 5 important ways of achieving sublimity. So sublime work is evergreen work. Evergreen work क्या होता है? Which is always beautiful, which is always green. Just like Bhagavad Gita, Quran Sharif, Guru Granth Sahib, Bible. These are evergreen things. You read them whenever you want, you will have the knowledge, learning, inspiration. That same kind of energy. Point is, okay, yesterday I did this in my class. 5 seconds. Pause the video, 5 seconds. Close your eyes. Imagine the best emotional moment. Maybe the happy, maybe sad, maybe you fell in love for first time, maybe you had a breakup, maybe you had to say a goodbye finally to somebody. Just close your eyes for 5 seconds. Can you have that emotions? क्या आपको emotions हुए? I know, maybe you are in my class, maybe you are in the mood of studying, you're not having that emotions. He says, when in my couch I lie in vacant और pensive mood, या तो मैं खाली हूँ, free हूँ, isolated हूँ, या mood off है, तो जब मैं एकदम अकेला होता हूँ. So maybe you could not have that kind of emotion because you're in my class. You're watching the class, your mind is conscious. But when you're all alone, in your personal room, अकेले रोना चाहते हो तकिए के पास, you want to cry, आंसू छुपा छुपा के. So why do you cry? You called some old emotions. Remember, जीता था जिसके लिए, वो वाला. So you cry. So those old emotions which are still alive, take the reference of the first love. If you have lost it, it can make you cry whenever you want. All you have to do is sit in a company. Like जितने boys हैं, क्योंकि I've lived in college, I've seen.
सो द टफ गाय, द मस्क्यूलर गाय इन द डे, शाम को कहीं दोस्तों के साथ ही वुड हैव सम बैठ जाता था। तो हम लोग देखते थे, हम दूर से, क्योंकि बड़े बड़े भैया होते थे तो हम लोग दूर से देखते थे कि जो टफ गाय है वो शाम को किसी को याद करके रो रहा है। So those emotions recollected in tranquility. वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं। See, father of romantic criticism भी कहते हैं। So when oft in my couch I lie in vacant or pensive mood, they flash upon my inward eye. Inward eye, मन की आंखें, mind, my soul. So when I'm alone, my mood is off, and in my couch, सोफे पे मैं लेटा हुआ होता हूँ, वो मेरी नज़रों के सामने फ्लैश हो जाती हैं पुरानी यादें, वो पुराने दिन, वो पुरानी बातें, वो पुराने दिन, वो पुरानी चीज़ें, राइट, है ना। काश मैं गाना गाता, पर मेरा अच्छा गला नहीं है, यूट्यूब ब्लॉक कर देगा मुझे, क्या कैसा टीचर है। देन माई हार्ट, अब वो चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस की है, जो इनवर्ड आए, इसमें एक लाइन आएगी विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, मैं देख रहा था कि कुछ तो मिस किया मैंने, तो यहाँ पे एक लाइन आएगी आई के आगे, यहाँ पे एक लाइन आएगी विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि अकेलेपन का फायदा है। अकेले होने का फायदा ही यही है, आप पुरानी चीजों को याद कर सकते हो। इश्क में तेरे जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते रहे, अकेले, ठीक है। और वैसे भी जो बेचारा प्रेम में पड़ा होता है उसे दुनिया वैसे भी दिखती नहीं है, ठीक है। तो देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, तुम्हारी यादें मुझे हंसा जाती हैं। विद प्लेजर फिल्स, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, हियर वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट डैफोडिल्स। हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी ये थी कि देयर वाज अ टाइम जब वो इन फ्लावर्स के साथ था। इंडिया में डैफोडिल्स आपको या तो कश्मीर में मिलेंगे या फिर किसी माउंटेन एरिया में अच्छे। So Wordsworth is talking about his kind of pleasure, his kind of memory. Daffodils. मुझे पता है क्या याद आता है if I close my eyes. मैं गोवा गया था अपने दोस्तों के साथ, तो बारिश हो रही थी, ओपन जीप, ओपन थार, और मैं अपने दोस्तों को रिसीव करने गया एयरपोर्ट पे। पहले मैं चला गया, फिर मैंने उनको कॉल किया, आ जाओ यार, प्लीज़ आ जाओ यार, प्लीज़ आ जाओ यार। तो वो आ गए, दे केम। सो आई सेड आई विल कम टू रिसीव यू। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, ओपन थार, हल्की हल्की प्यारी सी रिमझिम सी वो फुहार वाली बारिश, काइंड ऑफ स्प्रे टाइप बारिश। माई फ्रेंड केम, नो हेलो, नो हाई, ही सेड गाड़ी मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव, एंड आई सेड नो, ही सेड नो, सो दैट चिक चिक, एंड देन ही स्टार्टेड। सो मेरे लिए वो बड़ी खूबसूरत मेमोरी है, वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरी टू बी इन गोवा विद माई फ्रेंड्स। सो व्हेन आई एम इन फ्रस्ट्रेटेड मूड, आई क्लोज माई आईज एंड लाइक लेट्स रिकॉल, एंड देयर आर सम अदर गुड थिंग्स। माई फर्स्ट JRF, I cried. The story all started, my first net. So these are the memories, from poverty to a good life, from nobody to somebody, from rags to riches. So yes, this is also my beautiful memory. चलो, तो hope you understood. Now you understood. Lecture लंबा होने वाला है, मजा आएगा पढ़ने में, कोई बात नहीं। अब चलो, you have understood this thing. Along with this thing, Wordsworth came with some rules. तो पहले उसने पोइट्री की डेफिनेशन बता दी, then he came with rules. First of all, the rule number 1. There are basically 4 important rules. तो मैंने ऐसा लिख दिया है, लिखो आप, ये हटा ही देता हूं वरना इसको 20, 30, 40 समझ लोगे। रूल नंबर 4, 3, 2, 1. फर्स्ट थिंग, प्लीज इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। पोएट इज अ मैन टॉकिंग टू अ मैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिग पॉइंट। दिस इज अ बिग पॉइंट। पोइट इज अ मैन टॉकिंग टू अ मैन। व्हाई? Greek classics believed in this thing that poet is not an ordinary thing. So, Greek classics का concept क्या था? That poet is a bard. And when you use the word bard, it means he is divinely charged. Poet के पास divine power है. God chooses the poet. God speaks through the poet's mind. Greek classicals believed in this thing that poet is not an ordinary man. Inborn qualities. Plato, Aristotle, Horace, Longinus, they believed in this thing that the greatest people chosen by God have the great thoughts, great emotions, and they are naturally gifted. Greek classicals believed in this thing that poet is not an ordinary man. Poet is a god or a messenger of God chosen by God.
वर्ड्सवर्थ से ना, ऐसा कुछ नहीं है. Poet is just a man talking to a man. Greek classical said poet is the chosen by God talking to society. It is his duty to reform. You know, Plato, Aristotle. Watch my free lectures. It is available. मेरा एक lecture available है, Plato Aristotle comparative study. Plato said any art should have just one aim, instructions. Aristotle said no, instruction is secondary, delightment is primary. ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है. वॉच माई लेक्चर, समझ में आएगा. क्रिटिसिज्म बहुत आसान है दोस्तों, बहुत टफ बना के पढ़ाया जाता है लेकिन आसान है. ठीक है, चलो. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू अंडरस्टूड, पोएट कौन है? आम आदमी. आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आदमी है. नंबर 2, अब दूसरा कौन क्या चीज है? लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. सो इफ द पोइट इज अ मैन टॉकिंग टू अ मैन, तो फिर लैंग्वेज कौन सी है? यहां पे द कॉन्सेप्ट इज दैट लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. सो लैंग्वेज जो है वो रूरल है, सिंपल है. सिंपल लैंग्वेज, रूरल लैंग्वेज. वर्ड्सवर्थ कहता है सिंपल लैंग्वेज, रूरल लैंग्वेज. नॉट लाइक क्लासिक्स, collection, selection, arrangement theory, the idea of diction. Aristotle says there are 6 essential parts of drama: plot, character, thought, diction. 4th number पे diction है. Diction में we have studied, हमने पढ़ा भी है ये collection, selection, arrangement theory. So collection, selection, arrangement theory में जब मैं पढ़ा रहा था अपने ऑफलाइन बैच, गूगल ड्राइव बैच में, तो मैंने इस तरह से एक चार्ट बनाया था और मैंने बताया था what is the concept called newest of the old, oldest of the new, what is the reference of the leaf. एरिस्टोटल ने लीफ का क्या रेफरेंस लिया? वी हैव डन दैट, ये हम पढ़ चुके हैं. तो कलेक्शन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट थ्योरी गिवन बाय एरिस्टोटल. डिक्शन, देन होरेस कम्स, टॉक्स अबाउट दैट यस इन डिक्शन वी हैव सम डल सुटाइल रेफरेंस, वी हैव सम डेकोरम रेफरेंस. हमें चीजें यूज करनी है, पर्पल पैच नहीं होना चाहिए. वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. वर्ड्सवर्थ सेज ऐसा कुछ नहीं है. बड़ा रिलैक्स बंदा है, बहुत सही बंदा है. ही सेड कुछ नहीं है. व्हाई? When poet is a man talking to a man, so it is a language used by man. तो फिर भाषा भी वही होगी. फिर if poet is a man talking to a man, then it is a language used by man, common language. Now the third point, अब आएगा third point क्या भाई? चलो ये बताओ third point क्या है? He says there is no difference between prose and poetry. Between prose and poetry. The only difference between prose and poetry is meter. वर्ड्सवर्थ ने कहा सिर्फ मीट्रिकल डिफरेंस है. ओनली द राइटिंग पैटर्न, राइमिंग्स, नथिंग एल्स. राइमिंग में नहीं, मीट्रिकल पैटर्न. प्रोज इज इन प्रॉपर ग्रामेटिकल स्टाइल, पोइट्री इज नॉट इन प्रॉपर ग्रामेटिकल स्टाइल. दैट्स द ओनली थिंग. नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री हैव जस्ट वन डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ मीटर, नथिंग एल्स. थर्ड रूल. अब आता है फोर्थ रूल. फोर्थ रूल क्या है? What is the subject of poetry? हम कविता लिखें तो किस पे लिखें? आर्नोल्ड कहता था पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोइट्रिक ब्यूटी एंड पोइट्रिक ट्रूथ, एंड पोइट्री इज बेटर देन रिलीजन. पोइट्री हैज हाई डेस्टिनी एंड पोइट्री शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द हिस्टोरिकल एस्टिमेट, द पर्सनल एस्टिमेट. ये आई थिंक आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ है, हम पढ़ा चुके हैं क्लासेस में. हाँ, एक चीज मैं बताता भी हूं आपको, ये फोर्थ वाला पॉइंट करके. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री? डेली लाइफ. डेली लाइफ. कुछ भी लिखो, इसे कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, पोइट्री है. दिस इज व्हाट वी कॉल रोमांटिक क्रिटिसिज्म, द लिबरल क्रिटिसिज्म. इसे हम लिबरल क्रिटिसिज्म कहते हैं दोस्तों. नेक्स्ट टाइम इफ समबडी क्वेश्चंस दैट व्हाई वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज और द वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म इज कॉल्ड रोमांटिक क्रिटिसिज्म, लिबरल क्रिटिसिज्म, ही सिंपली सेज दिस थिंग दैट पोइट इज अ मैन talking to a man in a language really used by common man. Then he says the daily life is the best subject. कोई महान चीज पे लिखने की जरूरत नहीं, कोई ग्रेट थॉट, ग्रेट इमोशंस लाइक क्लासिक की जरूरत नहीं है. क्लासिक सेड ऑलवेज राइट व्हेन समथिंग इज यूनिवर्सल, समथिंग इज ग्रेट, ग्रेट थॉट, ग्रेट इमोशंस. ही सेड नो, किसी भी चीज पे लिखो. चाय पी रहे हो, चाय अच्छी नहीं है, यू आर इमेजिनिंग अ गुड टी, राइट है पोइट्री. कैसा लग रहा है वर्ड्स? अच्छा लग रहा होगा. अब चलते हैं इसके आइडिया ऑफ पोइट्री को इलेबोरेट करने, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट 30 मिनट्स में कॉलरिज को करना है. सो एंड बिफोर वी गो, आपके लिए छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे इफ यू आर एंजॉइंग माय क्लास ऐसे वीडियो पे, कैमरा पे,
तो देर इज अ क्राउड। ऑफलाइन बैच में से बच्चे बैठे होते हैं, हंसते हैं हम लोग साथ में, हंसी मजाक करते हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चे थक जाते हैं तो कई बार मैं चाय मंगा लेता हूँ, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चे टांग खींचते हैं, मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो दुनिया में कितना भी ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, ऑफलाइन ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन के लेवल का मजा अलग ही है। तो जितने बच्चों को नॉलेज चाहिए उन्हें पढ़ना है ढंग से, कि पढ़ाई हो, लाइफ टाइम नॉलेज हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, कहीं स्पीच दे। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाता था तो वहां पे हम देखते थे कि फैन हो जाते थे प्रोफेसर की, यार ये लड़का यंग है लेकिन नॉलेज तो है इस बच्चे को। वो मुझे कहते थे कहाँ पढ़ा इतना कुछ, तो मैं कहता सर मैं नेट के चक्कर में सब पढ़ के बैठा हूँ। वो कहते हैं इतना सब कैसे याद है तुम्हें? ग्रीक्स भी आते हैं, रोमन्स भी आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, जर्मन भी आते हैं, मेजरली जितनी थ्योरी चल रही तुम्हें सारी आती है, डीयू सिलेबस तुम्हें सारा टिप्स पे। अब उन्हें क्या बताऊं कि नेट जेआरएफ के चक्कर में मैंने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के सारे सिलेबस कवर कर रखे हैं। तो वो जो पूछते थे मैं बता देता था टिप्स पे। 25 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है फॉर दिसंबर 2024। ये ऑफलाइन बैच के लिए मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली। दिसंबर बैच 2024, 18 जून को आपका नेट का एग्जाम हो रहा है, 25 जून से हम बैच स्टार्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 6 घंटे रोज क्लास होती है, 6 आवर्स, जिसमें क्लास टाइम बढ़ भी जाता है। जैसे मेरी कल की जो क्लास हुई थी वो 3:30 बजे तक हुई थी, सुबह 10 बजे से। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30, 6.5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे क्लासेस होती हैं रोज। प्लस आपको वीकेंड मिलेगा होमवर्क कवर करने के लिए, होमवर्क मिलता है रेगुलर। दूसरा बेनिफिट, और पेपर 1 फ्री है इसके अंदर, पेपर 1 इंक्लूडेड है, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 की फैकल्टीज हमारी हैं। अभी आपने देखा था फेयरवेल पार्टी में आईएएस गौरव शर्मा सर भी आए थे। इस तरह के मेंटर्स हैं। यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे हैं कि पुराने टॉपर्स आके बात करते हैं। इस बैच में जितने टॉपर्स होंगे वो आपके बैच में आके बात करेंगे, वो आपको बताएंगे हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। अनदर बेस्ट थिंग, क्राउड फ्रॉम केरला टू नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर जगह के स्टूडेंट्स, हर जगह से। लास्ट बैच तमिलनाडु से सिर्फ 4 गर्ल्स थी, अभी 1 है इस बार। 6 लड़कियां इस टाइम सिर्फ मिजोरम और मणिपुर से। सो हरियाणा का सबसे बड़ा क्राउड है, यूपी का सबसे बड़ा क्राउड है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्राउड है, राजस्थान का बड़ा क्राउड है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं वो एक साथ एक छत के नीचे बैठते हैं। हॉस्टल्स बहुत सारे हैं, देर आर गुड हॉस्टल्स फॉर फीमेल, बॉयज को भी बहुत कुछ अवेलेबल हो जाएगा। पीजी हैं, हॉस्टल्स हैं, सेफ एरिया है। हॉस्टल्स आर अवेलेबल इन 100 मीटर, कोचिंग के 100 मीटर पे। यानी आप क्लास और हॉस्टल से विद इन 2 मिनट्स। एक्चुअली ऐसा होता है, जब सुबह क्लास में मुझे आना होता है ना, तो हम मैसेज डालते हैं टीम में कि दैट विनीत सर विल टेक द क्लास इन 5 मिनट्स। जितने स्टूडेंट्स हॉस्टल में 5 मिनट में सब क्लास में आ जाते हैं, सर आगे चलो। दैट थिंग प्लस रेगुलर माई प्रेजेंस, मैं आपके सामने रहूंगा। 2.5 घंटे 3 घंटे रोज क्लास होगी। देन पर्सनल इंटरेक्शन, स्टूडेंट पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। एज अ टीचर, एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ फ्रेंड, सब बताते हैं, बात करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या है, पीएचडी कहाँ चल रही है, पेपर पब्लिकेशन में क्या दिक्कत है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज क्या चल रहे हैं, सब मुझसे बात करते हैं। एक मेंटरशिप मिल जाएगी। सो इफ यू थिंक दैट आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, इफ यू आर वीक, आपको नॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, आप पढ़ सकते हो, लाइफ बदलना चाहते हो, या मेरी तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से गरीबी देख के निकले हो, जिंदगी बदलनी है और एक ही बार में बदलनी है, तो ऑफलाइन बैच से बेटर कुछ नहीं हो सकता। 25 जून, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। इस नंबर पे आपको सिर्फ अपना नाम, अपना स्टेट और लिखना है ऑफलाइन बैच। हमारे यहां से आपको कॉल बैक आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ गेट बैक टू द क्लास। और जो बच्चे ऑनलाइन में आना चाहते हैं, अगर आप अभी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो कि हम सर ऑनलाइन ही कर पाएंगे, तो ऑनलाइन बैच में नॉर्मल ऑनलाइन क्लास और एक होती है हाई लेवल गूगल ड्राइव क्लास, एक होती है हाई लेवल गूगल ड्राइव क्लास। ऑफलाइन की सारी चीजें यहां मिलेंगी और एक होता है नॉर्मल ऑनलाइन। दोनों अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, इफ यू ज्वाइन नाउ, नाउ मीन्स टुडे, टुमारो, इन बोथ थिंग क्रैश कोर्स विल बी फ्री। हमने क्रैश कोर्स एडमिशंस बंद कर दिए हैं। सो ओनली दोज हु आर गोइंग टू ज्वाइन फॉर फ्रेश बैच फॉर दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 क्रैश कोर्स फ्री है। गूगल ड्राइव हैज अ लॉट ऑफ ऑफर्स, सो व्हाट्सएप करो, पूछो व्हाट इज गूगल ड्राइव कोर्स, व्हाट आर द ऑफर्स, आई वांट टू ज्वाइन।
ना चलो गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट्स. अब चलते हैं थ्योरी पे. ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था. हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे. दैट व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स. नाउ द आइडिया इज हाउ टू कंपोज पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ. हाउ टू कंपोज. See, he simply talks about this thing. The first thing is imagination. The first thing, जब आपने किसी चीज को देखा, you got the idea. So the first thing, like you are seeing something, आप कुछ देख रहे हैं, nature, प्रकृति, something, you getting imagination, the idea that comes in your mind. Idea आने के बाद, you contemplate, फिर आप उस idea को develop करते हो. So Wordsworth says the four major parts, 4 parts of writing a poetry. 4 steps बोल सकते हो आप इसको. The first step is imagination. पहले recall that imagination, memory. Now that beautiful memory is fresh in your mind. Think about it. Think about the standard of that memory, then good things, bad things, add on, क्या करना है, क्या नहीं करना है. Think about that thing. And once you have thought about those things, recreate. यहां पे इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ दैट थॉट, रिन्यूअल ऑफ इमेजिनेशन. नाउ सी दिस थिंग. थर्ड थिंग इज यू आर रिन्यूइंग दैट इमेजिनेशन. फर्स्ट यू हैव रॉ इमेज. सेकेंड यू थॉट, you develop that image, then you have recreated your idea that okay, I can write like this, right? Like for example, just take the example Solitary Reaper. So Solitary Reaper, Wordsworth met some girl, she was rapping, singing, he recalls that idea, he thinks about that what was most beautiful, so he develops the idea of nature, mountains, valleys, sad song reference, philosophy, other things, then recreates image. And the fourth part is composition. Fourth part is composition. तो वर्ड्सवर्थ कहता है पोइट्री के 4 पार्ट्स होते हैं एंड इन फोर्थ पार्ट कंपोजिशन इज डन. तो ये एज इट इज रट्टा मार लो, मग अप. फर्स्ट रॉ इमेज, डेवलपमेंट ऑफ इमेज, रिक्रिएटिंग द फाइनल इमेज, फोर्थ फाइनली पोइट्री यू हैव रिटन. 4 पार्ट होते हैं. अब यहां पे क्या चीज है, देयर आर सम रूल्स. द रूल नंबर 1, डू नॉट यूज ग्लॉसी words. Wordsworth says, this is actually a question of net exam. ये नेट का क्वेश्चन भी है कि पोइट्री को खराब क्या बना सकता है. ग्लॉसी इमेज. इफ यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल वोकैबुलरी, आर्टिफिशियल वर्ड्स, आर्टिफिशियल रेफरेंसेस, आर्टिफिशियल वर्ड्स, आर्टिफिशियल वोकैबुलरी will make your language shine. A lot of female students watch the video. तो मैंने जब ऑफलाइन में पढ़ाया था, तो व्हेन आई वाज टीचिंग दिस थिंग इन ऑफलाइन, आई आस्क्ड माय स्टूडेंट व्हाट इज ग्लॉसी. दे सेड सर इट इज अ ब्यूटी प्रोडक्ट, सो मे बी सम लिप ग्लॉस, सो इट मेक्स द लिप्स शाइन. देन आई आस्क्ड देम दैट इफ वी यूज द लिप ग्लॉस, फॉर हाउ मेनी आवर्स द लिप्स शाइन. दे सेड इफ इट इज ऑफ गुड ब्रांड, 2 hours, 3 hours, 4 hours, right? Is there any brand, any particular brand that makes your lips shine forever? No. So when the shine fades away, जो वो चमक है, आर्टिफिशियल चमक है, वो हट जाती है, तो फिर वो बुरा लगने लगता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है. That's what Wordsworth says, that if you use unnecessary, highly used diction, euphemism style, remember the euphuistic words? मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों को उनको पता होगा सर किसकी बात कर रहे हैं. Euphemism. Remember John Lilly, University of Wits, Rosa Resham has coined the term euphuse, the famous book Euphuse, Anatomy of Wit, Euphuse in his England. Euphuism, highly dignified vocabulary. If you use high words, it will look glossy, no doubt. It will shine, yes, it will shine, but it will fade away soon. लेकिन जल्दी वो नकली चमक चली जाएगी. Wordsworth says, be real. Bring real language, natural language. Do not go for artificial language. Artificial language, fake language will make the things look glossy. So first of all, ये नहीं होना चाहिए. Otherwise, your writings will become gaudy. Gaudy हो जाएगा. दूसरी चीज, when he was questioned what is the real language, simple language, he said, just bring the language used by common man. अपने वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला?
use simple language. But what is the definition of simple language? A Malayali student will say, sir, my Malayalam is simple. A Gujarati student will say, sir, Gujarati is equally simple, sir, try to speak. Bengali student will say, sir, Bengali is also so sweet, simple language. So everybody says my language is simple. What is the criteria of simple language? Which language was actually addressed by Wordsworth? So Wordsworth says, language spoken by common man. Question came, okay, but who is common man? The man who lives in the lap of nature. ये कह रहा है गांव का आदमी, सिंपल आदमी, ग्रामीण आदमी. बट ये कहां लिखा है? लैंग्वेज इज लैंग्वेज, लैंग्वेज हैज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स. लैंग्वेज तो लैंग्वेज है. तो हाउ कैन यू से दिस लैंग्वेज इज इजी? हाउ इफ यू कैन से द लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सिटी इज बैड, लैंग्वेज ऑफ विलेज इज गुड? So Wordsworth actually wanted to say this, what he wanted to say, because he's a good man, he's a saint, संत है ये. The language of the city, शहर की भाषा, city language, was actually using neoclassical pattern. City, modern people were still following neoclassical pattern. But the rural side was still away, still safe. गांव में ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं कि शहर में? ज़्यादा अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? आप लोग शहर में. तो ये गांव के लोग अभी भी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि भाषा और कल्चर कनेक्टेड होता है. Where do we have the better culture? In the city or in the villages? Who are more traditional? Village people, they are still close to reality. We are not close to reality. We speak in English, they speak in native Indian language, so they are real. That's what Wordsworth wanted to say. Wordsworth कहना चाहता था गांव के लोग अभी भी artificial नहीं हैं. So the people in the rural areas are not artificial by nature, by language. So they are the real people. It should be written their language. ये था पूरा वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट. अब आता है कॉलरिज. अब कॉलरिज क्या बोलेगा वो देखते हैं. वैसे इसमें और भी बहुत सारा पढ़ा जा सकता है, जैसे वर्ड्सवर्थ को ईगोस्टिकल सबलाइम किसने बोला था? जॉन कीट्स ने बोला था. क्वेश्चन भी है आपका, क्यों बोला था? मैंने अभी हिमाचल सेट और जो राजस्थान सेट वगैरह कुछ सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे. आरपीएससी पेपर इज रियली टफ, काफ़ी टफ है. एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिकॉज आई एम टेकिंग लॉन्ग क्लासेस इन ऑफलाइन बैच. देन आई एम टीचिंग 3 AM classes early morning, then teaching 8 PM the quiz classes. So I'm not getting proper time to go for RPSC paper solution, but I will go for it. I've gone. Paper is really tough. अच्छा खासा टफ पेपर है. तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं जो इस एग्जाम में आके आपको परेशान कर सकते हैं. तो कमिंग डेज में हम फोकस करेंगे. ऑफलाइन बैच क्लासेस बंद होने वाली हैं. जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, मैं टोटली फ्री हो जाऊंगा विद दिस बोर्ड. तो सुबह से लेकर शाम तक 6-6, 7-7 क्लासेस करेंगे 30-30 मिनट्स की. बट 30-30 मिनट्स 5 यूनिक क्वेश्चंस, 30 मिनट्स 5 क्वेश्चंस ऑफ लेट थ्योरी. सारे PYQ सॉल्व कर लेंगे इंक्लूडिंग द RPSC. काफी टफ एग्जाम आया इस बार. नाउ लेट्स गेट बैक टू ST कॉलरिज. ST कॉलरिज, ठीक है. वी नो अबाउट हिज बर्थ एंड ऑल. 1772, 1834. He wrote his autobiography. So technically it is autobiographical work which is published in 1817. Biographia Literaria. So please remember the timing, very important. And Coleridge himself was not a critic. Biographia Literaria, 1817, also called Autobiographia Literaria. It is copied, कहते हैं, there are so many things which are copied from German philosophers. Offline batch, Google Drive, remember, आपको German philosopher के नाम भी लिखवाए हैं मैंने. See, this man, see, he copied some von Schelling. So, this work is believed to be written in the influence of opium. जितने स्टूडेंट जानते हैं कि कॉलेज को अफीम खाने की आदत थी. I have taught you the personal reason why he was an opium addict. क्या रीजन था वो अफीम खाता था? तो we know about this thing. It is said Biographia Literaria is written in his opium conditions, when he was drugged, intoxicated. Now, this work is not a lengthy work, not a big work, but there are some points which are important. The first thing, he supports poetry as an imaginary task, imaginary thing.
कॉलेज के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा फीलिंग रहेगा. टेक दिस. This is quite visible. Okay, the first thing, he talks about the value of imagination. Imagination he takes in reference of imitation. ये imagination में imitation की बात करता है. He talks about imagination, the concept of imitation. The first idea that inspires you, the first thing that inspires you is imagination. And imagination comes to you by seeing things. कुछ देख के जो इमेजिनेशन आती है. इमेजिनेशन कैसे आएगी? जब तक कुछ देखोगे नहीं तब तक इमेजिनेशन नहीं आएगी. तो इमेजिनेशन के लिए यू नीड टू सी समथिंग. कभी ऐसा हुआ है दैट यू आर गेटिंग सम इमेजिनेशन विच इज नेक्स्ट लेवल, डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड? नो. 99% imaginations are coming from the world. You imagine to be a successful man. You imagine you are married to your partner, love interest. You imagine you are in politics. Anything that comes to your imagination is coming from society, which means your imagination is the imitation first. Second point is the language concept. He supported Wordsworth in many things. He said, हाँ, Wordsworth की बात सही है, सिंपल लैंग्वेज हो सकती है, बट इतनी भी सिंपल नहीं. He said language should not be very simple. He said we should have some standard. What will be the difference in everybody is writing poetry and there is no rule of language? He believed that language should be charged with mysticism. Language should be charged with some kind of secrecy. It should involve people. Language should be creative enough to involve. मुझे कमेंट्स में बताना आपके अकॉर्डिंग कैसी पोइट्री होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द पोइट्री अकॉर्डिंग टू यू? द सीरियस राइटिंग लैंग्वेज और द ल्यूसिड लैंग्वेज राइटिंग? कैसे लिखना है आपको? ही सेज देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड. वी आर पोएट्स. नाउ जस्ट टेल मी दिस थिंग. इफ यू आर अ पोएट, योर वेजिटेबल वेंडर इज अ पोएट राइटिंग लाइक यू, योर cook is a poet like you, and what is your importance? So he says kuch hona chahiye. So these are some basic ideas, and here we don't have to go and dive deep because Coleridge actually came with two things. And हाँ, एक चीज और है दोस्तों, कॉलेरिज का फेमस वर्क प्लेजरिज्म चार्जेस में फंसा हुआ है. कहते हैं कॉलेरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया इज कॉपीड फ्रॉम जर्मन फिलोसोफर्स which is there, right? You know, है. So Coleridge comes with two ideas. The first idea is very important. Normally people don't read that. Appreciative criticism. Appreciative criticism. अब देखो ये क्या होता है. Appreciative criticism मैंने पहले फ्री लेक्चर में भी पढ़ाया in my 3 AM class. Appreciative criticism. Those who do not know what is 3 AM club, subscribe the channel, go to my videos, scroll some 10-15 videos, you will find my 3 AM club video. There also I have talked about this. Check it. देखो क्या है 3 AM club. Now, appreciative criticism, Coleridge says that the critic or the poet, primarily the critic, is a priest, author is God, and reader is devotee. ये कहता है कि जैसे प्रीस्ट का काम है गॉड को एक्सप्लेन करना डिवोटी के लिए, द ड्यूटी ऑफ अ प्रीस्ट इज टू एक्सप्लेन द टफ टीचिंग्स ऑफ गॉड to the devotee. Just like that, a critic reads the author and then makes it easy for the reader. So that is appreciative criticism, which is the part of German philosophy. Point याद कर लेना दोस्तों, हालांकि ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, not a big theory. But what if they ask you the question, what is assertion, reason, question? According to Coleridge, these things are the salient features of the critic following appreciative criticism. So you should know that he is not criticizing, he is deciphering the meaning of God to devotee. He is deciphering the meaning of author to the reader. थ्योरी का भी पार्ट है ये, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी थ्योरी जो आएगी कॉलेज की वो है एसोसिएशन साइकोलॉजी. एसोसिएशन साइकोलॉजी. Association psychology. Now please remember this thing. Primarily, हाँ एक चीज और है दोस्तों, this is also called
एसोसिएशनिज्म, इसे एसोसिएशनिज्म भी कहते हैं. दिस इज प्राइमरली गिवन बाय इमैनुअल कांट. This is primarily given by Immanuel Kant. Now see, the German philosopher talks about this thing that one psychology, suppose this is the idea in your mind, then there is one more idea connected to it, one more idea connected to it, one more idea connected to it, one more idea connected to it. These are associative ideas which gradually develop द कंप्लीट आइडिया. सारे चार्ट्स मैंने खुद बनाए हैं, किसी किताब से नहीं पढ़े हैं, बहुत पढ़ पढ़ के खुद को समझाया. दोस्तों सब्सक्राइब फॉर दिस थिंग. लेट्स मेक इट इजी. हाउ मेनी ऑफ यू आर ओवर थिंकर्स? कितने लोग ओवर थिंकर्स हैं? लेट्स टेक सम फनी रेफरेंस. फॉर अ गर्ल, इफ शी इज इन लव विद समवन, द बॉय इज नॉट पिकिंग द कॉल. इट्स बीन 2 hours. व्हाट कम्स इन माइंड? द फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड, Where is he? कहां पे है वो? Where is he? See, I'm married. तो मुझे पता है, अगर मैं फोन नहीं उठाता तो मुझे पता है क्या क्या चलता है दिमाग में. He must be with his best friend. He must have gone to play something. He must be going to driving fast. 100 में गाड़ी चला रहा होगा. He must be criticizing me. He must be seeing other girls. आज तो पक्का कहीं दारू पी रहा होगा. मतलब ये मेरे लिए नहीं आता है, लकीली शी नोज आई डोंट ड्रिंक, बट ये सब चीजें आती नहीं आती हैं. दीज आर एसोसिएटिव साइकोलॉजी. पेरेंट्स, व्हेन यू डोंट पिक कॉल, मम्मी पापा को लगता है निकल लिया, कहीं कुछ हो गया. हाउ दीज आइडियाज कम? व्हाई दे पैनिक? वन आइडिया, अनदर आइडिया, अनदर आइडिया, अनदर आइडिया. एसोसिएशनिज्म, एसोसिएटिव साइकोलॉजी, एसोसिएशन साइकोलॉजी. मैं एक चीज तो गारंटी से बोल रहा हूं, इतना फनी तरीके से ये कोई नहीं पढ़ा रहा होगा. मुझे खुद मजा आ रहा है पढ़ के से. तो एसोसिएटिव साइकोलॉजी इज दैट वन थॉट देन अदर थॉट्स. मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, आई विल हैव अ पोल्ट्री फार्म. एग्स, मोर hen, मोर एग्स. फिर मैं ब्रेड की दुकान भी खोलूंगा. रिमेंबर आमिर खान फेमस मूवी हमारा बजाज. इमेजिनेशन, स्टेप बाय स्टेप इमेजिनेशन, द एसोसिएशन साइकोलॉजी. JRF क्वालिफाई हो जाएगा, सामने से रिश्ता आएगा, सुंदर सी लड़की शर्माती हुई शादी करेगी, फिर मैं कार खरीदूंगा, फिर घर होगा, अपना भी एक छोटा सा शहर होगा, गांव होगा. मतलब शहर तो बेकार हो गया आजकल. शहर तो सुनते ही वो आता है मेरे दिमाग में, कौन है वो, कौन सा वो, इस शहर को हुआ क्या है, कहीं राख कहीं धुआं है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉय? आई एम मिसिंग दैट बॉय. मैंने गुटखा चबाया है एंड देन अफसोस वो नहीं बच सका. मुझे बताना कमेंट में, उस बंदे का नाम भूल गया मैं. प्रवीण, मनोज, कुछ नाम होता है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड दिस आइडिया. ये आएगा भी पेपर में, ये भी बताने वाला हूं मैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कॉन्सेप्ट, रबड़ को भी क्या हो गया, चलो. दिस कॉन्सेप्ट गिव आइडिया एंड कॉलेज कम्स विद अनदर थ्योरी कॉल्ड willing suspension of disbelief. Willing suspension of disbelief. All the students who have attended my class and took the lecture of Christabel in my offline batch, Google Drive, online, I have taught about the signals. How many signals are there in Christabel? Christabel is the story of a girl. She is praying for her lover in the midnight in the forest. लड़की है, midnight. She is praying for her lover, and where is she in the midnight? Forest. What kind of forest is that? Forest is in autumn season. Forest ने सारी पत्तियां गिरा दी हैं. Then there is one owl. Then moon and clouds. Coleridge tells you all these things. Dark clouds, moon, moonlight. Anybody is getting scared? कोई डर रहा है? आधी रात एक लड़की जंगल में. जंगल कैसा है? It's not a green forest.
It is a dry forest, no leaves at all. One leaf of the last of his clan. एक leaf होती. Then owl screeching sound. Then moon, which sometimes hides behind the clouds, dark. Then it comes again, glimmering bluish light of the moon. Are you scared? डर नहीं लग रहा? In Christabel, Coleridge uses various reference. I have taught this thing. फिर एक लड़की रोएगी, जेरल्डाइन, इसके रोने से लगेगा कि there is something mysterious. Christabel in a Bollywood style will go, कौन है, कौन है? What happens in movies? जब भूत आता है तो अगर हमारे हीरो हीरोइन क्या करते हैं? पीछे पीछे जाते हैं, कौन है, कौन है? तो हमें कौन है, भूत है और कौन है? Christabel goes, finds out Geraldine, the witch. उसके बाद मैंने तो क्लास में डराते हुए पढ़ाया था अच्छे से, बच्चों को डरा डरा के. The master bitch, then the castle gate, then the fire signal, then the reflection signal, then drinking wine, saying no to prayers, undressing, and the black mall. मैंने बहुत सारे concepts पढ़ाए हैं. I've taught you all those concepts. These concepts made you willingly suspend your disbelief. You have confidence that okay, this is not happening. But what if I convince you that is going to happen? जब आप कहानी पढ़ोगे, when you will read the story, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, कोई आत्मा वगैरह आएगी, कोई चुड़ैल आएगी, कोई भूत आएगा. Why there is something scary? Midnight, forest, autumn, owl, moon, clouds. Associative psychology. One concept, another concept associated, another associated, another associated, and now your mind is thinking that side. Writer has captured your brain. दिमाग पे राइटर ने कब्जा कर लिया है कि सोचो. क्या सोचो? जो मैं चाहता हूं. Think what I want you to think. That is willing suspension of disbelief by Coleridge. Writer takes you away from your world and you start believing the author. That is willing suspension of disbelief. The grappling stories. कई बार क्या होता है, मूवी इतनी अच्छी होती है आप इन्वॉल्व हो जाते हो. That is associative psychology's part. Magicians, how they control your brain? Because when they show you magic, the setting is complete magical. The curtains, their overdressed, colorful dress, then the magical things, maybe a skull, maybe a bone, glig, 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 glig. Multiple things together associatively connect your mind. Coleridge says, willing suspension of disbelief is the target of the author and the author can achieve it. Christabel is one of the finest example of willing suspension of disbelief. This is the power of poet, this is the target of poet. अब चलते हैं विनीत इन स्टाइल, विनीत पांडे सर के स्टाइल में, आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में. चलो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भूत नहीं होता है? There is no God, there is no devil, there is no ghost, there is no आत्मा. You believe आत्मा नहीं होती? Many of you will say, sir, मुझे डर लगता है. I don't believe in ghosts. I don't believe in ghosts. Get up at 3 a.m. Take a lemon, a candle, light the candle, keep the lemon in front of you, put your finger on the lemon, touch it. ये मैंने Hebrew mythology में पढ़ा है. It's in Hebrew mythology. And then say, close your eyes, lower your breath, सांस थोड़ा कमजोर करो, and then say, anybody around me who wants to talk, anybody around me who wants to talk. कोई है जो मुझसे बात करना चाहे. लेकिन 3 बजे 3:07 is the exact time when Jesus Christ was killed in the afternoon. Just opposite early morning 3:07. कितने लोग कर सकते हैं? Even if you say I don't feel scared, the moment you will get up at 3 and the moment you will try to do, something that will come in your brain is what if somebody came? What if? अगर ऐसा हो गया तो the idea of what if, ये मैजिक रियलिज्म का पार्ट भी है दोस्तों. This is also part of magic realism. What if? Our faith, our disbelief, our belief are based on the knowledge that we have, but we do not know everything. आप मुझे बोलोगे विनीत पांडे सर गॉड होता है कि नहीं होता है? Have you seen God? I'll say no, I have not seen God. So can you say God is not there? How can I see? How can I say? I have not seen the entire world. I do not know who runs the universe.
You go to Goa, you take some water like this from ocean, and then you say, in my hand there is no whale, there is no shark, so it means the ocean doesn't have shark. Can we do that? We cannot go for that kind of fallacy. The point is, your faith is based on your limited experience. The writer's task is to bring you out of that faith. मैं believe नहीं करता, I don't believe in these things, but I am actually not going to try this. What if God had chosen me to set the example and some soul actually comes? वर्ड्सवर्थ की ही आत्मा आ गई तो क्या है? ठीक से पढ़ाया कर मुझे, कैसे पढ़ाता है? अगर वर्ड्सवर्थ की आत्मा आ गई तो, शेक्सपियर ही आ गया तो, सपोज शेक्सपियर कम्स, क्या बात है भाई, क्या पढ़ाता है, मेरी कहानी तो ऐसे मैंने भी नहीं सुनाई जैसे तू सुनाता है एंटरटेनमेंट के साथ. What if Elizabeth Siddal comes, जिसकी किताबें कब्र में जमा करा दी गई थी, कब्र में डाल दी थी राइटर ने, पढ़ाया मैंने. The point is, the writer should create the associative concepts that where you willingly, जानबूझ के सस्पेंड करो अपने उस विचार को जो कि आपका स्ट्रॉन्ग विचार था. आपको भूत से डर नहीं लगता, इट्स फाइन, बट अर्ली मॉर्निंग 3 AM सेशन, if your curtain start moving, if light does this and then you feel, you will be scared. डर लगेगा. That is the achievement of the writer of willing suspension of disbelief. Now, I know video lecture is very long, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, बट यही तो मजा है पढ़ने पढ़ाने का. चलो चलते हैं अब कॉलेज के इमेजिनेशन फैंसी कॉन्सेप्ट पे, सो दैट एज पर माई प्रॉमिस आपको इस लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन. और जिसको से पढ़ने में मजा आ रहा है, सो इमेजिन 5.5 महीने की क्लास, 6 घंटे, 2.5 घंटे आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, 2.5 घंटे, 3 घंटे, एंड समटाइम्स आई टेक 6 आवर्स लंच ब्रेक के साथ. 6 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, स्पेशली द लास्ट क्लासेस, थ्योरी, कल्चर स्टडी एंड ऑल इजी एग्जांपल्स एंड ऑल. कम फॉर नॉलेज. अगर ऑफलाइन में आना है तो नेट जेआरएफ के लिए मत आना. नेट जेआरएफ तो गूगल ड्राइव से हो जाएगा, ऑनलाइन से हो जाएगा. वी हैव गिवन टॉपर फ्रॉम ऑनलाइन बैच ऑल्सो. Come for knowledge. There are so many net qualified people, they come back for offline batch. Knowledge के लिए. Now, fancy and imagination. The idea of imagination given by college is that there are 2 types of imagination. Primary and secondary. Fancy बाद में पढ़ेंगे. Fancy actually बाद में आता है. Primary imagination and secondary imagination are 2 different things. Now, technically, imagination means imitation. For Coleridge, imagination means imitation. He's talking about imitation. So he says there are 2 types of imitation. The first one is dead imitation. Dead means it is dull, it is common for everyone. ये सबके लिए common है. Dead imitation, common imitation. This one is creative imitation. This one is creative imitation. Now see, the difference. According to Coleridge, secondary imagination is the most important imagination. This is the base of writing. Poets have better secondary imagination. Now see, primary imagination, it is common for all. Secondary imagination, it is also common for all. ये भी सबके पास है, but there is a variety. Here there is no variety. Primary imagination is fixed, dead, unmoving for everyone. Secondary imagination is not fixed. So even everybody can have a different level of secondary imagination. Confuse. अरे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है. क्या डेड इमेजिनेशन, क्या सेकेंडरी इमेजिनेशन. पहले तो ये बताओ कि इमेजिनेशन के 2 पार्ट कैसे हो गए. इमिटेशन. 1 मिनट के लिए वर्ड्सवर्थ के पास चलते हैं. चलो देखो, वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था. पहले इमेजिन करो. Wordsworth is not giving 2 parts. Wordsworth says imagine. Then he says think over that concept, develop that concept, think that concept. This is called as secondary imagination. जिसे Coleridge secondary imagination कह रहा है, उसे Wordsworth ने कहा था work on your first imagination. ये primary है, ये secondary है. He says first image is common.
Just like Wordsworth, anybody can see beautiful nature. You go to Kashmir, millions of people go to Kashmir, they see Kashmir. Millions of people go to Kerala, they see Kerala. Millions of people go to Northeast, it's beautiful, people see. But then how many of them are writer? How many of them actually feel that? If I ask you to write a poetry on this pen, just think, can you write? If I ask you to write a poetry on this pen, just imagine if you can write. क्या आप लिख सकते हो? Many of you will say, sir, कैसे लिखेंगे? Pen is dead. We can't write poetry on pen. तो चलो इसी बहाने एक पॉइंट बताता हूँ. The poetries written on dead objects are called ekphrases. Literary device, पेपर में क्वेश्चन है. Best example, Ode to Grecian Urn. कीट्स का Ode to Grecian Urn, Shield of Achilles, ekphrases के बेस्ट एग्जाम्पल हैं. वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन वर्बल ऑब्जेक्ट, ये याद रखना. चलो गेट बैक. अब देखो पेन. I said, can you write a poetry on pen? You all can see this pen. You all can see the pen. That is primary imagination, dead imagination. All you can do is you can see the pen. But what kind of understanding you will take from pen? Somebody will write education. Somebody will write weapon of democracy. Somebody will say a gift of God to change life. Somebody will say made of plastic, commercial, this and that. So that is secondary imagination. Every person has his kind of creativeness, creative understanding of primary imagination. ये कॉमन है सबके लिए, लेकिन इस पे अच्छी कविता कौन लिखेगा, कौन क्या सोचेगा, वो सेकेंडरी इमेजिनेशन है. कॉलेज के अकॉर्डिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कॉलेज के अकॉर्डिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वर्ड्सवर्थ के साथ साथ और लोगों ने भी डैफोडिल्स को देखा था. Daffodils were seen by others also, but only Wordsworth could feel daffodils. He wrote a poetry. So the message is that the poets have a better secondary imagination. Now this secondary imagination has been called asmaplastic. Coleridge calls it asmaplastic. Asmaplastic. Coleridge कहता है कि ये जो है pen dead है, but secondary imagination is knowledge, learning, anything applied to it to make it better, to make it creative. Can you imagine this pen as a sword, talwar? Imagine karo, I have a sword. Can you do that? Yes, you can do that. How? Because you used your willpower. So, in asmaplastic, you apply your knowledge, your choice, willpower, etc. आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो. आपको नॉलेज है दैट पेन से कुछ लिखा जा सकता है. इमेजिन दिस पेन इज फ्लाइंग इन द एयर एंड राइटिंग ऑन इट ओन. अपने आप कर सकते हो. यस, यू कैन इमेजिन, यू हैव द नॉलेज, यू नो हाउ टू फ्लाई, थिंग्स फ्लाई. विल पावर. इमेजिन द विल पावर दैट द पेन इज टॉकिंग टू मी. क्या हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू? You can imagine it because you are applying your willpower, your knowledge, your choice to the primary imagination. asmaplastic के लिए कहा गया है, फेमस कोटेशन है, इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, dissipates in order to recreate. That is secondary imagination. It dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate. Please remember, famous definition है what is asmaplastic, what is secondary imagination by Coleridge. अगर ये पहले नहीं पढ़ा था, चैनल आपके सामने है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करना दोस्तों. लाइक तो इसलिए करना क्योंकि नॉलेज मिल रहा है. इतनी बड़ी वीडियो में 1.5 घंटे की ऊपर की वीडियो होने वाली है, तो एक लाइक तो बनता है, राइट? तो लाइक जरूर कीजिएगा. आई विल बी थैंकफुल टू यू. एंड आप अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट इफ योर टीचर इज टीचिंग यू वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज एंड यू थिंक दैट दिस कैन बी शेयर विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए. उनको बोलिए कि सर देखिए किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और सर भी मुझे अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं. टीचर्स भी मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर इसमें कुछ नया ऐड करना है तो कैसे करना है. आई एम ओपन टू ऑल द लर्निंग्स.
See, this is very important. Now I'll take you for a proper understanding in Vineet Pandey style. अब मेरा देसी स्टाइल, हाउ टू मेक थिंग्स इजी. व्हाट इज प्राइमरी इमेजिनेशन? कॉमन इमेजिनेशन, सबके लिए जो कॉमन है. प्राइमरी इमेजिनेशन विच इज कॉमन. प्राइमरी इमेजिनेशन इज कॉमन. ये बोर्ड पे ये फिसलता है थोड़ा, तो देयर वी हैव टू, समटाइम्स स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो जाती हैं क्योंकि ये स्लिप करता है. प्राइम क्या है ये? अच्छा, कलर चेंज नहीं किया मैंने, सॉरी. चल, देखा 2 मिनट लेंगे ये. प्राइमरी इमेजिनेशन. Primary imagination is dead. Okay, now see. Have you seen palm? अपने हाथ का पंजा देखा है? Have you seen it? Anybody who has never seen his palm? सबने देखा है. You know this palm? You have seen palm. Primary imagination, you have seen palm. How many of you have seen elephant? It's my, cliche example. I use it again and again. How many of you have seen people dancing? You have seen elephant, primary image. You have seen palm, primary image. You have seen dance, primary image. Now, let's add creative power. अब हम यहाँ पे creative power add करेंगे. Secondary imagination. We are going to add creative power. Secondary imagination. Imagine the elephant dancing on my palm. Can you imagine? Can you imagine there's an elephant dancing on my palm? अपने हाथ पे करो. Do it on your hand. You are watching the video. Do it like this. I can see the elephant. I can see it's dancing. Can you imagine? Palm is so small, elephant is so big. How is that possible? Practically, it is not possible, but in imagination, creative imagination, it is possible. How it is possible? Primary image, palm. Secondary image, you can apply knowledge, you can apply willpower. Apply your willpower that your palm is big, elephant is small. Make him small. Imagine elephant is very small. Can you do that? Yes, you can do that. Do that. Secondary imagination है, dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate. Primary imagination के साथ कुछ भी कर सकते हैं secondary imagination के अंदर. Imagine करो elephant small, palm big, dancing. This is secondary imagination. Now, let's go to Goa. This is let's take again the example of primary imagination, secondary imagination. P-I, primary imagination, okay? S-I, secondary imagination. Primary imagination, you have seen beach? Yes, you have seen. You have seen chips or snacks? Yes, you have seen. You have seen drinks? Yes, you have seen. You have seen music? Yes, you have seen. These are common images. Primary images. Which beach? Not clear. Primary image. Which chips? Not clear. Primary image. But now, imagine you are at the beach. Imagine that you are in Goa. Imagine. You are eating your kind of chips. Imagine. Imagine your best chips. Maybe Lay's, maybe crackers, maybe Kurkure, anything. Drinks. Imagine. Class है. Soft drink only, okay? Soft drink imagine करना भाई. कुछ और imagine मत कर लेना. Okay? Soft drink. And if you're under 18, watching for CUT PG class, milk. Music. Imagine. Now tell me this. Beach is common, but Goa, beach common है, but Goa, Thailand,
सफोकेट करा भी। मैं तो गरीब आदमी हूं तो अगल बगल के बीच जानता हूं, अमीरों वाले बीच भी आप कर सकते हो ना। चिप्स is common. Your best kind of chips taste, imagine, you are imagining. Soft drink, you imagine Pepsi, Coca-Cola. You imagine, your imagination. Now thousands of students are watching this video. हजारों बच्चे वीडियो देखेंगे। कोई यहाँ पे अपना imagine, somebody will imagine something, somebody will imagine something, somebody will imagine something, somebody will imagine something. So if you are a poet's mind, you can take multiple imagination and write a poetry. Your imaginations, secondary imaginations, it shows the degree of imagination, the standard of imagination. First imagination is common. Secondary imagination is knowledge, learning, choice, willpower. आप क्या imagine करना चाहते हो? If I imagine William Shakespeare sitting next to me and making notes, I can imagine. Because I have seen William Shakespeare. I have to add my knowledge that he is a scholar, make him a student, make him take my notes. Possible. Now, कमेंट में बताओ कितने लोग गोवा पहुंच गए हैं? How many of you actually went to Goa? Close your eyes. Go to Goa. Now, what is fancy? सबसे आसान है. Fancy is, अब यहां पे एक हीरोइन इमेजिन कर लो. Boys, imagine there is some heroine जो आपको भाव दे रही है. I know मुश्किल है, but कर लो. अब हो जाएगी कल्पना. Now it will become fancy. Fancy is the mixture of blending of multiple imaginations without the relation of time. आप बैठे हो अपने घर में, you are watching my video, there is no connection of Goa, there is no time genre, time gap is there, but multiple imaginations, multiple secondary imaginations arranged together becomes fancy. So technically, what is fancy? Fancy is secondary imagination plus secondary imagination plus secondary imagination plus multiple secondary imagination with no logic of time. Time is the most important variant. Watching my class, sitting at home, if I took you to Goa for 5 minutes, that was fancy. Coleridge says fancy is inferior, imagination is secondary, imagination is superior. Please remember, कैसे कहता है कि fancy जो है, fancy and imagination में imagination is better. Imagination makes poetry better, and too much imagination takes poetry for fancy, which is not good. Poetry made of fancy is not good. It should not be a pure fancy. It should have some logic, some reason. Secondary imagination का exploitation नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो कुछ भी कल्पना कर रहा हूँ. You are imagining anything and you're writing poetry. Too much fancy destroys the poetry. This was my lecture for all of you. Thank you so much for watching me. The students who are watching me first time, I'm double JRF. I have taught in University of Delhi. All my creative methods, all my teaching techniques that I have sharpened, developed, it's only because of University of Delhi. वहाँ पे मैंने बहुत सारी conferences, top professors, जिन professors की आप books पढ़ते हो उनसे मिलना, बात करना, they have reformed me. So if you liked my lecture, just do me a favor. Like, subscribe and do share the comments. Comments are your opinions. We are family. I read your comments. आपके सारे comments पढ़े जाते हैं, मैं पढ़ता हूँ. आप जरूर comments कीजिए. Share it with everyone. And all those who want to be the part of these kind of classes, qualifying net is a different thing. मैं 10 बार qualified हूँ. So I know how it is qualified. What is the crux? मुझे पता चल गया है कि वो कैसे करते हैं. I'm 10 times net qualified with double JRF. So qualifying net is nothing. What's most important? Knowledge. Because if you have knowledge, they can ask questions in any way. घुमा फिरा के पूछ सकते हैं. अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो फिर नंबर आपके सामने. Be the part of the classes. Let's learn and share it with everyone. साथ में कोशिश कीजिए that you guys meet me there. Here. संडे को मिलते हैं यहाँ पे. संडे को क्विज सेशन होगा. इस बार थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल्स के क्वेश्चंस होंगे. दिस टाइम वी विल बी हैविंग क्विज सेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल्स, थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म. बी लाइव एट 8 PM. लाइव होके आंसर करने का मजा ही कुछ और है. तो यू कैन जस्ट
Take the timing once again. Sunday Mahamukabla, the biggest competition of UGC English literary quiz in India. Thank you so much once again. And in case Hasi Mazak mein, if I took some examples which broke your heart or something you got hurt, sorry. Thank you so much. God bless you all.